न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 12 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस के साथ फिर से हाजिर हैं। इस वीडियो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे और उनको समझ पाएंगे। इस वीडियो में मौजूद आंसर्स को आप डायरेक्टली जो है वो एग्जाम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। व्हाई डज द बीटा पार्टिकल हैव अ कंटीन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम? इसका मतलब क्या है बच्चों कि बीटा डिके के प्रोसेस में जब हमारे पास एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो यानी कि तीन डिफरेंट पार्टिकल्स बनते हैं, इन तीनों की एनर्जी को अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करें तो वो कंटीन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है, विच मींस कि इनके पास हर प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज होंगी। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि चूंकि ये तीन बॉडीज हैं, इसलिए इन तीन बॉडीज के अंदर हमने एनर्जी को क्या करना है, बांटना है, और हमारे पास इन्फिनिट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। इसलिए हर बार हमारे पास ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जीज डिफरेंट आएंगी, जिनको हम प्लॉट करने पर जब उनको ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को तो एक कंटीन्यूअस लाइन आती है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि जब अल्फा डिके होता है तो उसमें सिर्फ दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनको कंजर्व रखने के लिए एनर्जी और मोमेंटम को हमारे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसलिए हमारे पास उसमें एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट वैल्यू रखता है, जबकि बीटा डिके में ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन है, इज मीजॉन अ बोसॉन और अ फर्मियन? गिव रीजन। तो बेटा मीजॉन जो पार्टिकल है, क्या ये बोसॉन में आता है या फर्मियन में आता है? तो पहले तो बोसॉन और फर्मियन में हम बड़ा ही बेसिक जो फर्क है उसको जांचते हैं। तो बच्चों देखें, अगर हमारे पास एक पार्टिकल की स्पिन जो है वो पूरा इंटीजर होगी तो वो एक बोसॉन होगा, और अगर वो हाफ इंटीजर होगी तो वो फर्मियन होगा। एक और फर्क जो इनमें लगता है वो ये है कि जो फर्मियंस हैं ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जबकि बोसॉन्स जो हैं ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, विच मींस कि आप बोसॉन्स को, एक जैसे बोसॉन्स को एक ही एनर्जी स्टेट में लाई करते हुए देख सकते हैं, जबकि फर्मियन जो ऐसा नहीं कर सकते। अब मीजॉन के बारे में बात करें तो मीजॉन बच्चों एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क के पेयर से बनता है। हर दोनों जो हमारे पास दोनों क्वार्क्स हैं उनकी स्पिन हाफ होती है, लेकिन जब हम इन दोनों क्वार्क्स की स्पिन को ऐड करें तो हमारे पास या 0 आएगा या फिर 1 आएगा, विच मींस कि हमारे पास मीजॉन की जो स्पिन है वो एक पूरा इंटीजर है, 0 या 1। अब चूंकि मीजॉन की इंटीजर स्पिन है तो ये बोसॉन होगा, जिसकी वजह से ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेगा। मल्टीपल मीजॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मीजॉन्स की जो हमारे पास एग्जांपल इनमें पायोन है, केओन है और ईटा भी है, ये सारे बोसॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई डज एन अल्फा एमिटर एमिट अल्फा पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन? पहले बच्चों मतलब ये है कि अगर एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो क्या वो 4 सेपरेट न्यूक्लियॉन, जैसे कि आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, तो वो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अलग-अलग क्यों नहीं एमिट कर सकता? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। समझिए कि हमारे पास एक ऑरेंज का ट्री है और उसके ऊपर एक ब्रांच पर 4 ऑरेंजेस लगे हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उस ब्रांच को जिस पर 4 ऑरेंजेस लगे हैं उसको इकट्ठा काट लें और उस ब्रांच को महफूज कर लें, या हम आगे किसी को तोहफतन दे दें, या फिर हम उस ब्रांच पर से 4 जो हमारे पास ऑरेंजेस हैं उनको अलग-अलग काट कर उतारें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस में ज्यादा वक्त और किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी? तो ऑब्वियसली 4 अलग-अलग ऑरेंजेस को काट कर उतारने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि एक ब्रांच को जस्ट सेपरेटली कट करके उतारने में हमें बहुत ही कम एनर्जी और बहुत ही कम टाइम लगेगा। अब यही हालात कुछ एक बड़े न्यूक्लियाई के होते हैं। एक बड़े न्यूक्लियाई को अगर 4 न्यूक्लियॉन्स को एमिट करना पड़े तो उसको अलग-अलग हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन को अपने अंदर से, जो कि पहले बाइंडेड हैं, निकाल के उनको एमिट करना पड़ेगा, जबकि अगर एक अल्फा पार्टिकल को यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के गुच्छे को, एक बंच को जस्ट अलग करके एमिट कर दे तो उसके लिए ये आसानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज मोर एनर्जेटिक, अल्फा डिके और बीटा डिके? जस्टिफाई योर आंसर। सवाल बच्चों उसका मतलब ये है कि अल्फा डिके या बीटा डिके में से किसमें ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है पार्टिकल के लिए? तो अल्फा डिके जो है वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अब उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए, अल्फा पार्टिकल जो एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, और ये एक फिक्स्ड एनर्जी है। 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको लाजमी एमिट करनी होगी, क्योंकि अल्फा डिके जो है ये 2 बड़ी प्रोसेस है। अल्फा पार्टिकल हमेशा एक फिक्स्ड वेल डिफाइंड एनर्जी को कैरी करता है, और ये क्यों है? बिकॉज क्यू वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क है। पेरेंट और डॉटर प्लस अल्फा जो है, यानी कि प्रोडक्ट्स और पेरेंट के आप कह सकते हैं क्यू वैल्यू में अच्छा खासा फर्क होता है, इनके मास में फर्क होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी जो है वो एमिट करता है। अगर बीटा डिके की बात करें तो बीटा डिके जो है उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, विच मींस कि बीटा पार्टिकल को बार बार जो एनर्जीज मिलती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जो मैक्सिमम एनर्जी बीटा डिके में एमिट हो सकती है वो काफी ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन बीटा डिके यूजुअली अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो सिर्फ उसका 1/3 ही एमिट कर पाता है, बिकॉज एक तो क्यू वैल्यू में फर्क है, और दूसरा क्योंकि बीटा डिके में बीटा पार्टिकल के अलावा 2 और पार्टिकल हैं वो भी कुछ ना कुछ एनर्जी ले जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि अल्फा डिके जो है इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू बीटा डिके। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अ न्यूक्लियस अंडरगोस गामा डीके एमिटिंग अ गामा फोटोन ऑफ एनर्जी 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड मोमेंटम। इंतहाई आसान सवाल है बच्चों। अगर आपको ये फार्मूलाज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और मोमेंटम का आता है तो आप बड़ी आसानी से फोटोन की ये पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें इन फार्मूलाज के अंदर पुट करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि जूल में होनी चाहिए, जबकि हमें एनर्जी जो गिवन है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे जूल के अंदर। तो पहले तो हमें 1.5 के साथ मेगा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 10 पावर 6 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने का जो फैक्टर है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आपकी स्क्रीन पर सामने नजर आ सकता है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 13 जूल। अब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो मुझे पता है फॉर्मूला E इक्वल्स HF होता है, F बराबर हो जाएगा E ओवर H। तो प्लांक कांस्टेंट नीचे और ऊपर एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 3.62 मल्टीप्लाई बाय 10 20 हर्ट्ज। इसी तरह वेवलेंथ मालूम करते हैं तो लैम्डा बराबर होगा C ओवर F, क्योंकि V इक्वल्स F लैम्डा होता है तो V की जगह C आ गया। और अगर लैम्डा मालूम करना है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। इन वैल्यूज को देख लीजिए, पुट करके हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो 8.29 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 13 मीटर आएगा। हम माइनस 13 मीटर को 8.29 को 0.829 लिखकर 10 माइनस 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 माइनस 12 जो है ये एक प्रीफिक्स है पीको, तो पीको मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। मोमेंटम निकालने के लिए एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी बहुत आसान है बच्चों। तो हमने एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट पे डिवाइड किया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 22 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू अल्फा पार्टिकल्स नॉट मेक फिजिकल कांटेक्ट विद द न्यूक्लियस व्हेन हेडेड डायरेक्टली टुवर्ड इट। जब अल्फा पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियस पर बम्बार्ड करते हैं तो ये फिजिकल कांटेक्ट क्यों नहीं बनाते? वैसे तो इसका आंसर बहुत डीप है कि आखिर फिजिकल कांटेक्ट कैसे और क्यों बन सकता है। और अगर देखा जाए तो कोई भी चीज किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना पाता, सारा कुछ जो है वो कोलंबिक फोर्स का खेल है। अगर हम इसको बारीक बीनी से देखें तो हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल प्यारे बच्चों न्यूक्लियस के करीब से डिफ्लेक्ट होकर गुजर जाता है या फिर उससे टकराए बगैर ही वापस भी आ सकता है। इसकी बेसिक वजह जो है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज का आपस में रिपल्सिव होना है। अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल पर +2e चार्ज होगा और न्यूक्लियस पर +Ze यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है मल्टीप्लाई बाय E इतना चार्ज होगा। दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हम कह सकते हैं जब अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है तो कोलंबिक पल्सिव फोर्स जो है वो आड़े आ जाएगी और अल्फा पार्टिकल जो है डिसेलरेट करता है बड़ा कंटिन्यूअसली और काइनेटिक एनर्जी लूज करके न्यूक्लियर सरफेस के करीब पहुंचने से पहले ही अपनी एनर्जी खोकर या डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर वापस आएगा। ये बेसिकली कोलंबिक बैरियर जो है उसकी वजह से है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी था रदरफोर्ड का, जिससे उसने न्यूक्लियर साइज को डिटरमिन किया और उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो हैं वो एमिट होकर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बार बार, और उनकी डिफ्लेक्शन की रेशियो से उसने न्यूक्लियस के साइज को डिटरमिन किया था रदरफोर्ड गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट में।